नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं नगमा। शिक्षण संस्थाओं में हिजाब पहनने पर पाबंदी के कर्नाटक सरकार के आदेश को सही ठहराने के कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद ये विवाद थम नहीं रहा। कर्नाटक हाई कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने मंगलवार को अपने फैसले में कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य या जरूरी परंपरा का हिस्सा नहीं है और ये सिर्फ एक सिफारिश के तौर पर है। पवित्र कुरान हिजाब पहनने का आदेश नहीं देती और ये सिर्फ एक निर्देशिका है, क्योंकि हिजाब न पहनने के लिए कोई सजा या पश्चाताप निर्धारित नहीं है। कोर्ट ने आदेश दिया कि शिक्षण संस्थाओं में हिजाब पहनने पर रोक एक यथोचित पाबंदी है जिसका संविधान के तहत अधिकार है और छात्र इस पर आपत्ति नहीं कर सकते। कर्नाटक हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ मूल याचिकाकर्ता छात्राओं ने अब सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। इस याचिका में कहा गया है कि हिजाब पहनने का अधिकार मौलिक अधिकारों के तहत आता है, फंडामेंटल राइट्स। ये भी दलील दी गई है कि हिजाब पहनने का अधिकार धर्म की स्वतंत्रता, निजता के अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, जीने के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत सुरक्षित है। इस्लाम के अभ्यास के लिए हिजाब पहनना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि इस याचिका पर होली की छुट्टियों के बाद सुनवाई की जाएगी। इस बीच कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले पर कई मुस्लिम संगठनों ने आपत्ति जताई है। फैसले के खिलाफ गुरुवार को कर्नाटक में शांतिपूर्ण बंद रखने का आह्वान किया गया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब को इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं माना और हिजाब समर्थक लड़कियों की याचिका खारिज कर दी। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, लेकिन इस फैसले से नाराज मुस्लिम संगठनों के महासंघ ने गुरुवार को शांतिपूर्ण बंद करने का आह्वान किया है। नौजवानों से खुसूसन गुजारिश है कि जबरदस्ती दुकानें बंद कराने या नारेबाजी और जुलूस वगैरह से मुकम्मल इज्तिनाब करें। ये बंद निहायत पुरअमन, खामोश और सिर्फ अपने नाराजगी के इजहार के लिए है। हालांकि हाईकोर्ट के फैसले के बाद दक्षिण कर्नाटक के भटकल में कई दुकानें दूसरे दिन भी बंद रहीं। वहीं शिवमोगा में कुछ छात्राएं स्कूल से वापस लौट आई क्योंकि उन्हें हिजाब के साथ क्लासरूम में बैठने की इजाजत नहीं दी गई। डिसिप्लिन स्टूडेंट जैसा स्कूल एंड कॉलेज आता था ऐसा ही आ जाओ। आपको पूर्ण राइट्स है सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। आप जा चुका है, मगर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आने तक आपका शिक्षण और पढ़ाई में लोप नहीं होने दो, आप स्कूल आ जाओ। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब को इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं माना और इसी बुनियाद पर हिजाब समर्थक छात्राओं की याचिका खारिज कर दी। कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद यहां तनाव है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अब होली के बाद सुनवाई होगी। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। तो जो बंद का भी आह्वान किया गया है, जैसे कर्नाटक में कई जगह पे बंद का आह्वान किया गया है, वहां पर इस बात की ताकीद की गई है कि बंद जो है वो शांतिपूर्ण हो। जबरदस्ती दुकानें बंद करवाना या किसी किस्म का हंगामा मकसद नहीं है। मकसद ये है कि अपने विरोध को दर्ज किया जाए, अपनी नाराजगी को दर्ज किया जाए। मुस्लिम उलेमाओं के प्रमुख संगठन जमीयत उलेमाए हिंद ने भी कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताई है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि यह फैसला हिजाब के सिलसिले में इस्लामी शिक्षाओं और शरीयत के आदेशों के मुताबिक नहीं है। जो आदेश अनिवार्य होते हैं, यानी कि जरूरी होते हैं, वो जरूरी होते हैं, उनका उल्लंघन करना गुनाह है, परंतु कोई इसका अगर पालन न करे तो इस्लाम से खारिज नहीं होता है। लेकिन वो गुनाहगार होकर अल्लाह के अजाब और नरक का हकदार अवश्य होता है। ये कहना है मौलाना मदनी का। इसलिए ये कहना कि पर्दा इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है, सरासर गलत है। ये लोग अनिवार्य का अर्थ ये समझ रहे हैं कि जो व्यक्ति इसका पालन नहीं करेगा वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर अनिवार्य है तो ज़रूरी है। इसके न करने पर कल
कयामत के दिन अल्लाह के अजाब का हकदार होगा। इससे पहले AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त हमारे साथ हैं। ओवैसी साहब, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने का और वक्त देने का। मैं आपसे सवाल सबसे पहले ये पूछना चाहती हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि इस घटना पर सुनवाई होली की छुट्टियों के बाद होगी, यानी अभी कम से कम 4 दिनों का वक्त है, इस दौरान बहुत सारे मुसलमान संगठनों ने इस पर आपत्ति जताते हुए एक बंद का भी आह्वान किया है। शांतिपूर्ण बंद है कर्नाटक में, लेकिन अब मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है तो इस बीच अपील ये भी की गई है कि स्कूल कॉलेज लड़कियां अटेंड करें, तो क्लास में जाना चाहिए, क्लास बॉयकॉट करने से कोई इसका फायदा नहीं है। 2 खेमों में पूरा मामला बटा हुआ है और आमने सामने लोग हैं, तो माहौल में तनाव है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि यहां से उनको कोई सरमनाइज करूं और अपनी राय दे सकूं, क्योंकि ये लड़ाई वहां की लड़कियां लड़ रही हैं और वो उनकी लड़ाई बिल्कुल हक बजानिब है। वो हाईकोर्ट इसलिए गए थे क्योंकि उनको हिजाब पहनकर जा रही थी और बीजेपी की सरकार ने एक जियो के तहत उनको हिजाब पहनने से रोक दिया। ये लड़कियां जो स्टूडेंट हैं, उन्होंने हाईकोर्ट में ये पिटीशन किया कि हमको यूनिफॉर्म के साथ हम हिजाब पहन रही थी, जो सरकार ने हमको रोक दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने, दोबारा हमको वो हिजाब पहनने का हमको इजाजत दी जाए। अब जब ये जजमेंट आ चुका है तो मैं इस मौक़िफ़ में नहीं हूं कि उनको बोल सकूं, मगर ये बात सही है कि ये लड़ाई इनको लड़ना है। ये संविधान में उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई है, राइट टू चॉइस की लड़ाई है, और सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टुस्वामी में कह दिया कि राइट टू चॉइस अब एक और प्राइवेसी फंडामेंटल राइट बन चुका है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब ये फैसला लिया है कि होली की छुट्टियों के बाद इसको लिस्ट किया जाएगा जी, तो ये सुप्रीम कोर्ट जब सुनेगा तो जाहिर है इन तमाम बातों के ऊपर दोबारा उसमें सुनवाई होगी और ये मसले का एक मुस्तकिल हल निकलेगा। जी, मसले का मुस्तकिल हल निकलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंच चुका है। जैसा ओवैसी साहब आपने कहा कि जो राइट टू चॉइस है, राइट टू प्राइवेसी है, वो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये बात कही गई है। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि राइट टू चॉइस क्यों नहीं हासिल हो रहा है। पर कोर्ट ने जो सवाल उठाए, कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो सवाल उठाए थे और उसका जवाब दिया था, उसमें कहा गया कि हिजाब जो है वो इस्लाम की अनिवार्य या जरूरी या फर्ज धार्मिक परंपरा नहीं है, और साथ साथ ये भी कि इसलिए कि स्कूल में इसकी इजाजत जो है वो जरूरी नहीं है। दूसरे ये कहा कि यूनिफॉर्म की जो बाध्यता है कि आप स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाएं, कॉलेज में यूनिफॉर्म पहने, जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो संविधान की तरफ से बाध्यता है। तो कोर्ट के इन मुद्दों से जो कोर्ट ने सवाल और जवाब उसका दिया है और जो सवाल उठाए थे कोर्ट ने, उससे आपकी क्या डिसएग्रीमेंट है? मैंने जो आपके शुरुआत के सवाल में जो मैंने कहा था कि पिटीशन ये इसलिए हाई कोर्ट गए थे कि यूनिफॉर्म के ऊपर हम हिजाब पहनकर आ रही थी, जो सरकार ने रोक दिया, हमको हिजाब पहनने की इजाजत दी जाए। वहां पर यह नहीं कहा गया कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। ये हाई कोर्ट ने इस तरह से सवाल को बनाया, जाहिर है जब उसका सवाल इस तरह बनाएंगे तो जवाब यही निकलेगा। उन्होंने यूनिफॉर्म को डिसिप्लिन से जोड़ दिया, जबकि वो लड़कियां यूनिफॉर्म पहन कर ही स्कूल को जा रही थी हिजाब के साथ। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म के कलर का हम हिजाब पहनने तैयार हैं। अब रहा सवाल कि हिजाब इस्लाम में एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, जो हाईकोर्ट ने कहा वो गलत है, मैं नहीं मानता उस बात को। सबसे पहली बात तो यह है कि मेरा पर्सनल मानना यह है कि कोर्ट्स ऑफ लॉ है और आपको कानून के तहत फैसला लेना है। आप कैसे किसी रिलीजन के एसेंशियल प्रैक्टिस को डिक्लेयर करेंगे? और बहैसियत एक मुसलमान के मुझे इस बात को कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि अगर कोई जिहोवा विटनेस होगा तो कोर्ट ने कहा कि वो नेशनल एंथम में खड़े हो सकते हैं और पढ़ना उनके लिए पढ़ेंगे तो उनके रिलीजन के खिलाफ है। मस्जिद की बात आई तो आपने कहा एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। दंगाइयों ने मस्जिद को शहीद कर दिया और मस्जिद की जमीन चले गई, 5 एकड़ ले लो, आप कहीं पर भी नमाज पढ़ सकते। गुरुग्राम में नमाज पढ़ना चाहते हैं, वहां पढ़ने नहीं दिया जाता है। ट्रिपल तलाक का मसला आया तो कहा कि कुरान में नहीं है। अरे भाई, अब तो कुरान में है ना। ये कुरान में
इसमें उलमा इकराम ने हमको बताया, बल्कि सूरह नूर में, सूरह अहज़ाब में इसका जिक्र किया गया, और लिबास का जिक्र कुरान में, हिजाब का जिक्र 7 मरतबा किया गया, और लिबास 10 जगह पर लिबास का जिक्र कुरान करीम में किया गया। तो अगर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है तो फिर क्या है? और आप क्यों डिसाइड करेंगे किसी भी रिलीजन का एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस? आप क्यों डिसाइड करेंगे? तो मुझे इस पर आपत्ति है। दूसरी बात यह है कि उस जजमेंट में अगर आपने देखा होगा मैडम, उसमें हाई कोर्ट ने कहा कि क्वालिफाइड प्लेसेस क्या है? स्कूल है, आर्मी कैंप है और जेल है। अगर किसी माँ बाप की बेटी स्कूल को जाती है तो क्या जेल को भी जा रहे हैं? क्या वो आर्मी कैंप को भी जा रहे हैं? और होमोजेनिटी की बात कर रहे हैं। होमोजेनिटी क्या होगा? कल के जजमेंट के बाद क्लासेस में जो पगड़ी पहनेगा, किरपान पहनेगा, सिंदूर लगाएगा, मंगलसूत्र पहनेगा, उसको अलाउड होगा। जो हिजाब पहनेगा अलाउड नहीं होगा। तो कोर्ट ये कह रहा है कि अगर कोई हिजाब पहनेगा, नहीं पहनेगा तो वो होमोजेनिटी नहीं आएगी। मगर ये जब रिलीजियस सिंबल्स पहन कर आएंगे, और प्रैक्टिकली ये होगा, ये आप देख लेना। क्योंकि जब ये मसला हाई कोर्ट में जेर दौरान था, उस वक्त कर्नाटका के एजुकेशन मिनिस्टर ने साफ तौर पर मीडिया के सामने कहा कि मैं खबरदार करता हूं स्कूल के जिम्मेदारों को, हेडमास्टर को, हेडमिस्ट्रेस को, टीचर्स को, कि वो उन स्टूडेंट्स को ना रोकें जो सिंदूर, मंगलसूत्र और कड़ा पहनकर आ रही है। तो होगा क्या कि आपने अजीबो गरीब माहौल को पैदा कर दिया कि जो हिजाब पहनना चाहेगा वो शिक्षा तालीम हासिल नहीं कर पाएगा, और जो नहीं पहनेगा वो शिक्षा हासिल करेगा। और फिर हाई कोर्ट कहता है कि गुरुकुल में कहां खवातीन महिलाओं को इजाजत थी पढ़ने की? ये तो मौजूदा जमाना है, मॉडर्न संविधान के तहत देश चल रहा है। और कहां स्कूल और कहां जेल, कहां स्कूल और कहां आर्मी कैंप? और इस ऑर्डर से कई फंडामेंटल राइट्स हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिए, चाहे वो राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस हो। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राइट टू चॉइस एक फंडामेंटल राइट है। अगर कोई लड़की ये कह रही है कि मैं हिजाब अपनी चॉइस से पहन रही हूं, तो आपको एसेंशियल प्रैक्टिस जाने की जरूरत ही क्या है? आपको ईआरपी को जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पुट्टुस्वामी में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कौन क्या पहनेगा, कौन क्या कहेगा, आप तय नहीं कर पाएंगे। तो होमोजेनिटी संविधान में नहीं है। संविधान में, आइन में, भारत के आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन में प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और अगर कोई मुसलमान को भी हक हासिल नहीं है कि कहे कि नहीं हिजाब पहनना एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, नहीं है। एक इंडिविजुअल राइट है, वो उसको असर्ट कर रही है, मैं अपने चॉइस से पहन रही हूं, आप कौन होते मुझे रोकने वाले? तो ये चीजें, इसलिए उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में तमाम बातें होंगी, इस पर काबिल वकला इसको मसले को सही और अच्छी तरीके से पेश करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में सब बातें आएंगी। बिल्कुल। तो आपका ये कहना है कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस हो या नहीं हो, बात तो ये है कि ये फंडामेंटल राइट जो है, राइट टू चॉइस, जो राइट टू प्राइवेसी है, उसके तहत भी ये मामला आता है कि किसी भी इंडिविजुअल का ये हक है कि वो क्या पहने, क्या नहीं पहने, वो उसको खुद तय करना है। तो एक तो मुद्दा ये है। दूसरे आप कह रहे हैं कि अगर सिंदूर है, कड़ा है, कृपान है, पगड़ी है, इनको इजाजत दी जाती है, तो फिर सिर्फ हिजाब के साथ ही ये भेदभाव क्यों? तो आगे तमाम वो लोग शिक्षा हासिल कर सकते हैं जो बाकी धार्मिक सिंबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हिजाब नहीं। जो पहनेंगे उनको इजाजत नहीं होगी। पर ओवैसी साहब, बहुत सारे लोगों को जो तरक्की पसंद हैं, प्रोग्रेसिव जहन रखते हैं, उन्हें ये भी लगता है कि क्यों ऐसी जो पुरानी दकियानूसी बातें हैं, पिछाड़ने की बातें हैं, औरतों को वही की जाएं। मुसलमानों में मुस्लिम महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, जो चीज़ें उन्हें पीछे खींचती हैं, जैसे 3 तलाक का मामला था, औरतों को आज़ादी उससे मिली तो उनकी बेहतरी के लिए है। हिजाब ही क्यों ज़रूरी है, इसे इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जाए? इस तरह की जो परंपराएं हैं उनसे आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, मैंने राइट टू चॉइस का आपको हवाला दिया, जो अब भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट है। कौन क्या कपड़े पहनेगा, कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता, और कोई कह नहीं सकता कि इस तरह कपड़े पहनो। और लोग ये भूल रहे हैं, महात्मा गांधी ने कौन से कपड़े पहनकर देश को आजाद करवाया। और तीसरी बात यह है कि ये अगर ये लोग इस तरह की वाहियात बातें कर रहे हैं, अगर ये समझ रहे हैं कि सर पर हिजाब पहनने से वो मॉडर्निटी से दूर हो रही हैं, अहमक है वो लोग, पागल हैं।
उनको अकल ही नहीं है, वो मुस्लिम खवातीन को, मुस्लिम घराने को जानते नहीं है। मैं खुद ऐसे कई मुस्लिम खवातीन को जानता हूं, बेटियों को जानता हूं, बल्कि खुद मीडिया ने रिपोर्ट किया कि एक हफ्ता पहले कर्नाटका के इंजीनियरिंग कॉलेज में एक लड़की ने 12 गोल्ड मेडल जीते हिजाब पहनकर। क्या कहेंगे उसको आप? और ये आपको इख्तियारी नहीं है ना कि आप, पैट्रोनाइजिंग एटीट्यूड है आपका, ये आपका कॉन्डेसेंडिंग एटीट्यूड है कि आप ये समझ रहे हैं कि हिजाब पहनने वाली अगर लड़की होगी या महिला होगी तो उसको दुनिया के बारे में क्या नहीं मालूम। बिल्कुल गलत है। मैंने बिल्कुल उनका ये सोचना बिल्कुल पागलपन है। वो अपने आप को एक ईगो का शिकार है। भाई मैं आपके साथ क्यों बनूं? मैं नहीं बनूंगा, मेरा चॉइस है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि चॉइस फंडामेंटल राइट है, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि आप मुझे हिकारत की नजर से देखें। हम चाह रहे हैं कि बराबरी की बात हो। और बराबरी कैसी होगी? जेंडर इक्वालिटी की जब बात होती है तो जेंडर इक्वालिटी ऐसी होगी कि कोई और तय करेगा, मैं उसको फॉलो करूं? नहीं। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं कि जेंडर इक्वालिटी की बात है, बराबरी की बात है, अब कोई और तय नहीं करेगा कि आप क्या पहने क्या नहीं। और सही बात है, ये राइट, जो आपका राइट टू चॉइस है वो बहुत अहम है। पर आपने ये सही कहा कि कौन क्या पहने इसकी आज़ादी होनी चाहिए, उसको होनी चाहिए, उस औरत को, उस महिला को, लड़की को होनी चाहिए। इसका फैसला कोई और क्यों करेगा। लेकिन जहां तक जेंडर की बराबरी की बात है तो फिर जो उसी मजहब के या तो धर्मगुरु हों या जो दूसरे मर्द हों, वो तय करते हैं समाज में कि औरतें क्या पहने क्या ना पहने, या इस पर जो है वो धार्मिक फतवे आ जाते हैं, या फिर कोई धर्मगुरु ये तय करने लगता है। तो फिर ये भी गलत है कि वो क्या पहनेंगी क्या नहीं, हिजाब पहने हिजाब नहीं पहने, ये किसी और को तय करने का भी हक नहीं होना चाहिए। कोई नहीं, बिल्कुल तय नहीं करता। कौन? किसी क्लर्जी से अगर जाकर पूछा जाएगा मौलाना से कि मौलाना क्या कुरान करीम में सूरह अहज़ाब में, सूरह नूर में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने यह कहा हिजाब, निकाब और चादर के बारे में, तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही कहा, यह कहा है। अब कोई जोर जबरदस्ती कैसे करेगा? आज के दौर में नहीं कर सकता जोर जबरदस्ती। बाज खवातीन पहनती हैं, बाज नहीं पहनती हैं, बाज मुस्लिम मर्द दाढ़ी छोड़ते हैं, दाढ़ी नहीं छोड़ते हैं, बाज सर पे टोपी पहनते, बाज नहीं पहनते। अगर फर्ज करिए अगर कोई नमाजी है और नमाजी नहीं था, अब नमाजी हो गया, तो क्या कोई कह देगा नहीं नहीं तुम तो पहले नमाज नहीं पढ़ते थे, अब तुम नमाज पढ़ रहे हो तो तुम्हारा रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है वो? ये कैसे होगा? भाई मेरा एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस तो मेरा चॉइस है, वो मैं तय करूंगा। तो ये कोई जोर जबरदस्ती किसी को कर ही नहीं सकता किसी को। ये अहम बात है कि इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस क्या है क्या नहीं, आप क्या करेंगे क्या नहीं, वो आप ही तय करें और इसकी आज़ादी होनी चाहिए। वैसे पहले भी हिजाब जिसे पहनना था, जिन औरतों को वो पहनती थी, बहुत सारी औरतें नहीं पहनती थीं, अभी भी नहीं पहनती हैं। तो बात सिर्फ ये नहीं है कि हिजाब पहनना या नहीं पहनना, बात है आज़ादी की और उस चॉइस की कि आपके पास ये आज़ादी होनी चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। उनके स्कूल या कॉलेजों में भी पहले कुछ लोग पहनते थे, लेकिन इस पे जब रोक लगाई गई कि आप नहीं पहन सकते हैं, इसे लेकर एक हंगामा खड़ा हो गया। तो वैसे साहब आपको क्या लग रहा है, ये जो हंगामा खड़ा हुआ क्यों, क्या मकसद क्या है इसका, इस पे रोक लगी, क्या मकसद है? नहीं, इसका मकसद एक ही है कि नंबर 1, बीजेपी जब ट्रिपल तलाक के मसले को कानून पार्लियामेंट में लाया गया, मैंने उस वक्त भी पुकार कर कहा कि इनका टारगेट मुस्लिम महिला की आइडेंटिटी के ऊपर है। मगर जो लोग ट्रिपल तलाक के कानून की ताईद में थे वो उस बात को समझे नहीं। हम कह रहे थे कि क्रिमिनलाइज उसको करने का मकसद एक ही है। दूसरा, आज आप देख रहे हैं कि हिजाब का मसला बीजेपी कर्नाटका की सरकार ने उसको खड़ा किया है, मुस्लिम बच्चियों ने नहीं खड़ा किया इसको, ये गलत फहमी है। वो तो पहले से पहन रही थी। मकसद एक ही है कि आइडेंटिटी पर एक अटैक किया जाए, उनकी आइडेंटिटी को खत्म किया जाए, उनको कमजोर किया जाए। अरे भाई, कोई स्कूल को, कॉलेज को पढ़ने के लिए जा रहा है और अपनी आइडेंटिटी के साथ जाना चाहता है, तो इसमें तकलीफ के बात क्या है? और अगर कोई हिजाब पहनती है लड़की हमारी, तो इससे किसी को तकलीफ क्यों नहीं चाहिए बताइए? अब एक स्कूल में आप पगड़ी को अलाउ करेंगे, सिंदूर को अलाउ करेंगे, बिंदी को अलाउ करेंगे, कड़े को अलाउ करेंगे, और आप हिजाब को अलाउ नहीं करेंगे। ये कौन सी होमोजेनिटी आप ला रहे हैं? अच्छा, मुझे अफसोस इस बात का है कि दिवाली के वक्त तो पुलिस स्टेशन जो क्वालिफाइड स्पेस फाजिल जज ने कहा, क्या दिवाली के दिन उन पुलिस स्टेशन में हथियारों की पूजा नहीं होती? क्या मुंबई के एनएसई के स्टॉक एक्सचेंज में
वहां पर स्पेशल पूजा नहीं होती, वो क्वालिफाइड स्पेस नहीं है। और अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी कुछ अपना रिलीजन के मुताबिक करेगी तो वो कल्चर हो जाता है, और अगर कोई मुसलमान अपने रिलीजन को फॉलो करना चाहता है तो आप कहते नहीं वो रिलीजियस हो गया, उसमें होमोजेनिटी नहीं आएगी। भाई आपने मस्जिद को ईआरपी नहीं कहा, मेरी मस्जिद चले गई, आपने कहा 5 एकड़ ले लो, कहीं भी तुम पढ़ सकते, मैं गुरुग्राम में नहीं पढ़ सकता हूं। ट्रिपल तलाक का मसला है तो बोले बताओ कुरान में कहां है। अब ये कहां पर रुकेगा फिर? ये आखिर में आइडेंटिटी का क्या होगा फिर? जब हम देश को कहते हैं कि इसकी खूबसूरती, इसकी डाइवर्सिटी है, इसका प्लुरलिज्म है, मुझे कहना पड़ेगा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली जौहर बरादरान, अल्लामा फजल खैराबादी, हुसैन अहमद मैदनी इस देश को आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया इस दिन के लिए, कि आज हमसे कहा जाएगा कि आपका एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, आपकी बेटियां तालीम शिक्षा हासिल नहीं कर सकती हिजाब पहनकर। बताइए क्या हम खराज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं? क्या इनके बारे में आप ये पैगाम दे रहे हैं उन मुजाहिदीन आजादी के लिए जिन्होंने सब कुछ अपना कुर्बान कर दिया था? क्या देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाएंगे तो हम अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे, अपने मजहब पर चलेंगे, और इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है? ये तो बड़ा ही गलत चीज हो रही है। जी, तो गलत चीज हो रही है और आप कह रहे हैं कि पता नहीं कि आगे कहां जाकर थमेगी। और आपने सही कहा कि बात जो है वो हमारे संविधान में भी होमोजेनिटी नहीं बल्कि प्लुरलिटी की, डाइवर्सिटी की है, और तमाम तरह के जो विभिन्नताएं उनको साथ लेकर चलने की है। पर आपने एक बात की कि ये टारगेट किया जा रहा है या निशाने पे है मुस्लिम महिलाओं की आइडेंटिटी की भी आपने बात की, और उसके आगे की किस तरह की चीजें हुई और कैसे अपनी धार्मिक प्रैक्टिसेस पर एक तरह से अड़ंगा लग रहा है कई जगहों पर। आप जो ये कह रहे हैं तो मैं आपसे एक और सवाल इस पे हिजाब से हटके भी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि एक और मुद्दा है जिसको लेकर काफी विवाद और हंगामा सा खड़ा हुआ है। वो एक फिल्म बनी है कश्मीर पे, और फिल्म का नाम कश्मीर फाइल्स है, और बात जो है वो कश्मीरी पंडितों की है, उनके दुख दर्द की है, उनके पलायन की है कि उन्होंने कितनी तकलीफ झेली और हजारों परिवार जो हैं उसमें तबाह हुए। तो फिल्म से तो कोई समस्या नहीं है, ये नई फिल्म चर्चा में है, लेकिन इसे लेकर भी इस तरह का एक हंगामा है, 2 खेमे बटे हुए हैं। तो ये हंगामा क्यों? कुछ लोग का कहना है कि इसमें भी स्याह और सफेद करके दिखाया गया है एक समुदाय को, और निशाने पर इसमें भी अल्पसंख्यक हैं, और समस्या ये है कि उससे एक तरह की एक नफरत फिर फैल रही है। आपकी प्रतिक्रिया, आपने इसके बारे में आपने भी सुना होगा, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा मानना यह है कि पिक्चर देखकर आप मुसलमानों के खिलाफ नफरत आमेज वीडियो क्यों बना रहे हैं? आप क्यों बना रहे हैं? क्यों मुसलमानों को आप हेटरेट बढ़ावा दे रहे हैं? कितने वीडियो सोशल मीडिया पर हैं कि सिनेमा हॉल में कोई खड़े होकर भाषण दे रहा है मुसलमानों के खिलाफ। क्यों भाई? यकीनन कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को मारा गया 209, श्रीनगर का एक आरटीआई एप्लीकेशन में 89, अगर पूरा उस वक्त का जेएनके स्टेट है 209, मेरे पास नाम है पूरे, दे सकता हूं मैं। मगर वो 1500 जो हिंदू मारे गए, जो कश्मीरी पंडित नहीं थे, जो डोगरा इलाके के थे, उनके बारे में कौन आंसू बहाएगा? और तीसरी बात यह कि देश के प्रधानमंत्री को पिक्चर देखकर कश्मीरी पंडितों की तकलीफ याद आई। 7 साल से सरकार में मैंने पार्लियामेंट लोकसभा में खड़े होकर कहा कि आप एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन बनाइए। इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कितने कश्मीरी पंडित माइग्रेट किए बता दीजिए, क्यों माइग्रेट किए, जनवरी 16-17 से पहले क्या हुआ था वो बता दीजिए। और उस वक्त की हुकूमत और सरकार की जिम्मेदारी थी कि उन कश्मीरी पंडितों को आप उनको कैंटोनमेंट एरिया में रखती है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव उनका फेलियर है। और 7 साल में ये सरकार बता दे, आज जो बड़ी कश्मीरी पंडितों से मोहब्बत के दावे किए जा रहे, कितने कश्मीरी पंडितों को आपने वापस लेकर गए वादी में, कितनों को आपने वहां पर ठहराया बताइए। आप नफरत क्यों फैला रहे हैं? आप कश्मीरियों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। और जब जेनोसाइड की बात हो रही है तो नेली मैसेकर के अटल बिहारी वाजपेयी की तकरीर के बाद 3,500-4 हजार आसाम के मुसलमानों को नहीं मारा गया? क्या मुरादाबाद में जब कांग्रेस की सरकार थी, ईद उल फितर के दिन 500 से ज्यादा मुसलमानों को पुलिस ने गोली मारकर उनका कत्ल नहीं किया? वो जेनोसाइड नहीं था? उसकी भी बात होनी चाहिए, उसका भी जिक्र आना चाहिए। जेनोसाइड तो सब जगह हुआ है। जी जी,
जी, तो आप कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों का दुख अपनी जगह पे है, जो बाकी कश्मीरी मारे गए उनके लिए कोई रोने वाला नहीं। आपने ये भी कहा कि 7 साल के तक क्या किया सरकार ने, बीजेपी सरकार ने कश्मीरियों का दुख दूर करने के लिए कश्मीरी पंडितों का, और दूसरे की प्रधानमंत्री पे आपने सवाल उठाए कि उन्हें अब क्या फिल्म देखकर ही इनका दुख याद आ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। और आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज लोकसभा में सोशल मीडिया के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया और कहा कि सत्ताधारी दल अपने फायदे के लिए फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग कर रहा है, जिससे समाज का ताना बाना बिगड़ रहा है। सोनिया गांधी ने कहा कि सोशल मीडिया का ऐसा दुरुपयोग हमारे लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। I urge the government to put an end. लोकसभा में 0 आवर में कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोशल मीडिया के बहाने सरकार पर जमकर हमला बोला। Influence and interference of Facebook and other social media giants in the electoral politics of the world's largest democracy. कहा कि सत्ताधारी दल अपने फायदे के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा है। The rising danger of social media being abused to hack our democracy. Global companies like Facebook and Twitter are used increasingly to shape political narratives by leaders, political parties, and their proxies. Sir, the blatant manner in which social harmony is being disturbed by Facebook with the connivance of the ruling establishment is dangerous for our democracy. ये संविधान है सर, और संविधान में आर्टिकल 19 है। संविधान वहीं बीजेपी के निशिकांत दुबे ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर ही सवाल खड़े कर दिए। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह है कि आप एक कमेटी बनाइए और कमेटी बना के कांग्रेस के समय किस तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोका गया उसकी व्यवस्था करिए और देश को व्हाइट पेपर में सभी को जानकारी दीजिए और कांग्रेस पार्टी को भी बताइए कि आप इस संविधान के कितने बड़े तोड़क हैं। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बातों से विपक्ष के सांसदों ने भी सहमति जताई। इन सांसदों का कहना है कि सोशल मीडिया के जरिए एक पक्ष में भावनाएं भड़काई जा रही है, जिस पर रोक लगनी चाहिए। ये सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में भी ये चर्चा चल रही है और सारे देश एक पॉलिसी बना रहे हैं, जैसे फेसबुक हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, वो डेमोक्रेसी में इंटरफेयर ना करें। इस पर मैंने भी चिट्ठी लिखी थी कि आईटी मिनिस्टर को कि आप लोग डेमोक्रेसी का हनन हो रहा है। और ये जो न्यूज रिपोर्ट्स अब सामने आ रही है, वो दिखा रही है कि फेसबुक बाकायदा एक पार्टी का समर्थन करते हुए दिख रहा है और हम कोई पॉलिसी नहीं बनाने पा रहे। आज वो ये नहीं समझ रहे कि आज वो पावर में हैं और ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्शन नहीं ले रहे जो देश में एक तरफा काम कर रहा है। तो ये देश के भविष्य के लिए ठीक नहीं है कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए या किसी एक कॉरपोरेट हाउस के लिए या कॉरपोरेट हाउस की फंडिंग से किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए कैंपेन चलाया जाए और जिसके सबूत आ गए हैं। हम चाहेंगे कि सरकार जागे और ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कार्रवाई करे। श्रीमती सोनिया गांधी, यह सही है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक खास तरह के नैरेटिव बनाया जा रहा है जो न तो लोकतंत्र के लिए ठीक है और न ही सामाजिक सौहार्द के लिए। सोशल मीडिया को दोधारी तलवार माना जाता है, क्योंकि यदि आज यह आपके पक्ष में चल रही है तो कल हवा उल्टी भी चल सकती है। देखना यह है कि सरकार आखिर कब इस बात को समझती है और इसके दुरुपयोग पर वास्तव में कब रोक लगाती है। संसद भवन से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। देश भर में 12 से 14 साल के बच्चों का कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण आज से शुरू हो गया है, लेकिन पहले दिन ज्यादातर जगहों पर टीका लगाने के लिए बच्चों की बहुत ज्यादा भीड़ दिखाई नहीं दी। जाहिर है कि इसे लेकर अभिभावकों में उत्साह कम है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में सबसे पहले मयूर विहार की 14 साल की भाव्या अपने पिता के साथ कोरोना का टीका लगवाने पहुंची। उन्होंने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाया और फिर उन्हें टीका लगाया गया। उन्होंने बस वैक्सीन लगा दी और अभी तक तो कुछ लग नहीं रहा मुझे। अच्छा है। तो बाकी जो बच्चे अभी जिन्होंने नहीं लगवाई है, जो आपके एज ग्रुप के हैं,
उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वैक्सीन लगवाने में दर्द नहीं होता, इसलिए लगवा लेना चाहिए। हमारे दोनों डोज यहीं के कोवैक्सीन लगे हुए हैं, तो इसलिए हमने मयूर विहार से चूज़ किया कि हम RML आएँ और यहाँ लगवाएं। आज अभी कम भीड़ है, काफ़ी कम पेरेंट्स अभी आए हैं, तो जो पेरेंट्स नहीं आ रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली सब बच्चों को लगना चाहिए। वैक्सीन तो अब पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है, तो सब बच्चों को लगना चाहिए। टीका लगवाने के बाद भाव्या को आधा घंटे तक डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में बुधवार सुबह 9 बजे से 12 से 14 साल के बच्चों को कोरोना का टीका लगना शुरू हुआ। डॉक्टरों के मुताबिक 12 से 14 साल के छात्रों को कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा या फिर वो वॉक इन भी टीका लगवा सकते हैं। हर सेंटर पर हर रोज 100 बच्चों को टीका लगाने का टारगेट रखा गया है। बच्चों को टीके की दूसरी डोज 28 दिन बाद लगेगी। यहाँ पर 12 से 14 साल के बच्चों के लिए हमने एक साइट अलग से डेडिकेट की है, जो कि साइट 1 है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा हमारे जो मैनेजमेंट ऑफ एडवर्स इवेंट के लिए हमने उसमें एक पीडियाट्रिशियन को भी इंक्लूड किया है। सो हमारी एक टीम है फॉर मैनेजमेंट ऑफ एडवर्स इवेंट्स आफ्टर वैक्सीनेशन। उसमें एक पीडियाट्रिशियन, एक एनेस्थेटिस्ट, एपिडेमियोलॉजिस्ट, नर्सेज ये रहते हैं कि इन केस अगर कुछ एडवर्स इवेंट होती है उसको हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर वैक्सीनेशन सेंटरों पर बुधवार को टीका लगवाने के लिए बच्चे ना के बराबर आए। मोतीबाग के सर्वोदय स्कूल में डॉक्टरों की टीम पूरे दिन तैयार बैठी रही, लेकिन 12 से 14 साल का कोई भी बच्चा टीका लगवाने नहीं आया। इसके पीछे की वजह बच्चों के एग्ज़ाम होना और टीकाकरण की कम जानकारी होना बताया जा रहा है। वजह इसलिए ये है कि 12+ से जो कोर्बेवैक्स शुरू किया गया है, लोग बाग अवेयर नहीं है कि कौन से सेंटर्स पे लग रही हैं। फ़िलहाल न्यू डिस्ट्रिक्ट सेंटर में, डॉक्टर RML हॉस्पिटल में, चरक पालिका हॉस्पिटल में और इस सेंटर पे मोतीबाग नानकपुरा सेंटर पे ही शुरू किया गया है। एग्ज़ाम भी चलना ये भी एक वजह है। जी हाँ, जिस तरह आप सभी जानते हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स आ चुके हैं, तो काफ़ी लिमिटेड बच्चे आ रहे हैं जो एग्जामिनेशन के लिए आते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि जो एग्ज़ाम के लिए आ रहे हैं वो 12 से 14 साल के कैटेगरी में आते हैं, इसीलिए बहुत कम एक्सपेक्टेड हैं। दिल्ली में 12 से 14 साल की करीब 6.25 लाख बच्चे हैं। उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में टीकाकरण रफ्तार पकड़ेगा। इससे लोगों को राहत भी मिलेगी जो कोरोना के चलते अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डर रही थी। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।